काफी डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे, जिसका नाम है इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन, ये टॉपिक आज हम करने वाले हैं और यहाँ से कम 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। 3 से 4, तो ध्यान रखिएगा, ये सारे टॉपिक्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। एक बार जल्दी से बता दीजिए, कोई डाउट है लास्ट वाली क्लास में? लास्ट वाली क्लास में कोई डाउट है तो बताइए। आई थिंक किसी को नहीं होना चाहिए और सभी ने नोट्स बनाए भी होंगे। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होता है? कई दिशाओं में सोचना, जिसमें बहुत सारे आंसर बच्चा अपने अकॉर्डिंग देता है, एक आंसर नहीं होता, हर बच्चा अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग जो देता है प्रशांत, वो होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो इवैल्यूएशन समझने से पहले हमें 2-4 चीजें और समझनी पड़ेगी। पहला होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट यानी कि मापन, हम इसको हिंदी में बोलेंगे, एक बार समझने की कोशिश करना, पहले समझ लो। उसके बाद जो इससे बड़ा प्रोसीजर है वो है असेसमेंट। आज ये कंप्लीट हो जाएगा भाई, असेसमेंट यानी कि आकलन। उसके बाद आता है इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन। ठीक है, ये 3 इससे पहले हमें पढ़ने पड़ेंगे। अब होता क्या है, मापन क्या होता है, कोई बताएगा? परफॉर्मेंस को नंबर दे देना। बच्चे की परफॉर्मेंस को जब हम अंकों में निर्धारित करते हैं, उस प्रक्रिया को कहा जाता है मापन। सिर्फ नंबर देना, नंबर देना, डिनोटिंग समथिंग एज नंबर। नंबर देने वाली प्रक्रिया क्या होती है? मापन। ये एक क्वांटिटेटिव प्रोसेस हो गया। ठीक है, अब नंबर दे दिए भाई, अब क्या हुआ, नंबर दे दिया। अभी मैं और एग्जांपल भी दूंगी। दूसरा आता है असेसमेंट। असेसमेंट इससे थोड़ी सी बड़ी प्रक्रिया है। असेसमेंट का मतलब होता है बच्चे की परफॉर्मेंस पर जब हम कमेंट या फीडबैक करते हैं। क्या करते हैं? कमेंट या फीडबैक हम देते हैं, भाई कैसी परफॉर्मेंस थी बच्चे की। ये जो कमेंट और फीडबैक हम बच्चे की परफॉर्मेंस पर करते हैं अंक देने के बाद, दैट इज असेसमेंट। ठीक है, उसके बाद आता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन होता है भाई फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल वैल्यू, फाइनल वर्थ। ठीक है, फाइनल रैंक, रैंक दे देना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इन तीनों में सबसे बड़ी प्रक्रिया होगी इवैल्यूएशन। असेसमेंट और मेजरमेंट इज अ पार्ट ऑफ इवैल्यूएशन। तो कई बार बच्चे ना ज्यादातर कंफ्यूजन किसमें होती है? इन दोनों में। देखो अब मैं इन तीनों को समझाती हूँ कैसे करते हैं, तीनों का डिफरेंस। यहां से अगर आज आपने पूरी क्लास ले ली तो सारे डाउट्स आप लोगों के क्लियर हो जाने हैं। तो बस थोड़ा सा सब्र रखिए। पहले आया था मेजरमेंट, क्या पढ़ा हमने? मेजरमेंट, मापन, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे, क्या बोला जाएगा? मापन। इसके बाद आता है असेसमेंट। असेसमेंट यानी कि आकलन। आकलन के बाद आता है मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। ठीक है, अब देखो होता क्या है, जब हम बच्चे की परफॉर्मेंस को नंबर दे देते हैं, बस नंबर देने तक की प्रक्रिया क्या हो गई? मेजरमेंट। जैसे कि क्या है, 3 टीम है स्कूल में, ए बी सी डी, 4 टीम है। ठीक है, अब टीम है तो बच्चों की परफॉर्मेंस, हमने बच्चों का एक क्या लिया, क्विज कंपटीशन ले लिया। क्विज कंपटीशन हुआ तो क्विज कंपटीशन के द्वारा हम नाप रहे हैं, टीम ए के नंबर आए 10 में से 7, बी के आए 9, सी के आए 6 और डी के आए 5। तो चारों टीमों के नंबर आए, यानी कि नंबर। वीडियो चल नहीं रही है? कोई प्रॉब्लम आ रही है? एक सेकेंड। कोई वीडियो में प्रॉब्लम आ रही तो बेटा जल्दी से एक बार मैसेज कर दीजिए। अच्छा, नो प्रॉब्लम, क्लियर है। यहां पर आएगा मूल्यांकन। ठीक है, तो देखो भाई, एक क्विज कंपटीशन हुआ स्कूल में, 4 टीम ने पार्टिसिपेट किया, चारों टीम को नंबर दे दिए, यानी कि ये क्या कर दिया? मापन। नंबर देना, दैट इज मेजरमेंट। अब नंबर देने के बाद बोला भाई ए की परफॉर्मेंस कैसी थी? गुड। बी की परफॉर्मेंस वेरी गुड। सी की परफॉर्मेंस एवरेज। ठीक है, और डी की परफॉर्मेंस नीड इंप्रूवमेंट, ऐसे दे दिया। हम बोलते हैं ना बच्चे की परफॉर्मेंस आने के बाद, जब नंबर देने के बाद हम उसके बाद बताते हैं उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, दैट इज असेसमेंट। और ये देखो, मेजरमेंट होता है क्वांटिटेटिव प्रोसेस, क्वांटिटेटिव होता है क्योंकि नंबर दिए जाते हैं इसमें। मात्रात्मक प्रक्रिया है ये। कैसी प्रक्रिया है भाई? मात्रात्मक। मात्रात्मक का मतलब होता है नंबर देना। ठीक है, असेसमेंट होता है क्वालिटेटिव प्रोसेस। क्या होता है? क्वालिटेटिव यानी कि गुणात्मक।
ये गुणात्मक प्रक्रिया है। बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी थी ये बताना, ठीक है। अब उसके बाद आता है लास्ट में फाइनल रैंक दे देना। इन चारों में से कौन किसके बराबर है, रैंक दे देना, उसकी वर्थ बता देना, उसकी वैल्यू बता देना क्या है। हम बताएंगे भाई ए आया सेकंड नंबर पे, बी आया फर्स्ट, सी आया है थर्ड और डी आया फोर्थ। ये रैंक दे देना, फाइनल रैंक, फाइनल रैंक देना, फाइनल वर्थ देना, फाइनल प्रोडक्ट बताना। ये सब किसका पार्ट है, इवैल्यूएशन, ठीक है। हम देखो क्या करते हैं, बच्चों के एग्जाम लिए, ठीक है, बच्चे का मिड टर्म एग्जाम लिया, फाइनल टर्म एग्जाम लिया, एग्जाम में जब नंबर दिए मेजरमेंट हो गया। मेजरमेंट के बाद भाई हम बताते हैं ना बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी है, ये अच्छा, ये एवरेज है, ये अबव एवरेज है, बिलो एवरेज है, ये इंटेलिजेंट है, ये जीनियस है, ये हम बताते हैं ना फर्स्ट। तो ये जो हम बच्चे की परफॉर्मेंस पे क्या देते हैं, अपनी टिप्पणी देते हैं, फीडबैक देते हैं, कैसी थी उसकी परफॉर्मेंस, तो दैट इज असेसमेंट। इवैल्यूएशन क्या होता है, जब हम फाइनल बता देते हैं, सब कुछ होने के बाद जब हम रैंक निर्धारित करते हैं, फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन में है, ये फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है, थर्ड पोजीशन, क्लास में 30 बच्चे हैं, 30 बच्चों की रैंक दे देना, तो दैट इज फाइनल हो गया। तो वो क्या हो गया, इवैल्यूएशन, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे स्कूल में स्पीच कंपटीशन हुआ, स्पीच कंपटीशन, स्पीच कंपटीशन स्कूल में हुआ, ठीक है, जिसमें 4 टीमों ने भाग लिया, एक्स वाई डब्ल्यू एक्स वाई जेड, 4 टीम ने भाग लिया। डब्ल्यू की परफॉर्मेंस को नंबर मिले 10 में से 6, एक्स को मिले भाई 10 में से 8, वाई को मिले 9 और जेड को मिले 5। ये नंबर दिया, तो नंबर देने तक क्या हुआ, मेजरमेंट। तो ये प्रोसेस हो गया मेजरमेंट। अब बताइए भाई कैसी परफॉर्मेंस है, डब्ल्यू की परफॉर्मेंस भाई नॉर्मल है, एवरेज है, इसको थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, इसको वर्क हार्ड करने की जरूरत है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एवरेज परफॉर्मेंस है इसकी, और इसको क्या करना है भाई, इसको और वर्क हार्ड करना पड़ेगा। तो ये इसके बारे में मैंने बोला। अब एक्स है, एक्स की परफॉर्मेंस अच्छी है, पर ये और मेहनत करेगा तो ये और भी बेहतर कर सकता है, ठीक है। वाई, वाई ने बहुत अच्छा किया है, वाई बहुत अच्छा कर रहा है, और वाई ऐसे ही करता रहा तो ये बहुत आगे तक जाएगा, बस वाई को इतनी मेहनत आगे करनी है। जेड, जेड की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, नॉट गुड, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, इसको तो बहुत ज्यादा वर्क हार्ड की जरूरत है भाई, इसको बहुत ज्यादा वर्क हार्ड की जरूरत है, जब ये आगे बढ़ पाएगा। तो ये हो गया असेसमेंट, यहां तक क्या हो गया, असेसमेंट। अब इसके बाद हम रैंक दे देते हैं, पूरी क्लास में ना बच्चे देखते हैं हम दूसरों के कंपैरिजन में कहां आते हैं। तो ये क्या है भाई, फर्स्ट कौन आया है, वाई, वाई आया फर्स्ट, सेकंड कौन आया है, एक्स, थर्ड कौन आया है, डब्ल्यू, और फोर्थ कौन आया है, जेड। तो फाइनल रैंक देने तक जो प्रक्रिया चलती है, बिल्कुल एंड तक जो प्रक्रिया चलती है, दैट इज इवैल्यूएशन, यानी कि मूल्यांकन। ये मूल्यांकन है। और देखो बेटा ये ध्यान रखना है, हर पेडागोजी का टॉपिक है, ये मत सोचना ये सिर्फ इसी सब्जेक्ट में आएगा, ये हर पेडागोजी में ये टॉपिक आता है, ठीक है। अब दूसरा आओ, इसके बाद एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे बीपी मेजर करना है किसी का, बीपी मशीन से हमने बीपी मेजर किया। जैसे आप में से कोई बच्चा उठा लेती हूँ, आकांक्षा, आकांक्षा का बीपी हमने मेजर किया, जिसमें क्या है, उसका बीपी आया 100 आया, दैट इज मेजरमेंट। ये हमने क्या कर दिया, मापन। अब हमने बताया कि भाई आपका बीपी नॉर्मल है, कैसा है बीपी, नॉर्मल, तो ये उसका आकलन कर दिया, असेसमेंट। अब बताया उसके बाद फाइनल बता दिया कि भाई आप स्वस्थ पर्सन है, आपको कोई बीमारी नहीं है, आप एकदम हेल्दी पर्सन है, अपना खाना पीना रहन सहन ऐसे ही रखिएगा, आप फिट है। फाइनल में बता दिया हेल्दी है आप, स्वस्थ है, तो दैट इज फाइनल इज इवैल्यूएशन। हमने फाइनल बता दिया आप बिल्कुल स्वस्थ है, कोई बीमारी नहीं है आपको, दैट इज इवैल्यूएशन। क्लियर है, तो एक बार जल्दी से कमेंट करिएगा भाई, जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं, इनको थोड़ा डीपली भी पढ़ेंगे थोड़ा सा। चलो पहला पढ़ते हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट यानी कि मापन क्या होता है, इसके बारे में 2-2 लाइनें लिख लेते हैं। मापन का मतलब होता है किसी वस्तु का मूल्य देना, या किसी की बच्चे की परफॉर्मेंस को अंक देना, दैट इज मापन, ठीक है। अंक देने की प्रक्रिया होती है, अंक देने तक की प्रक्रिया। बच्चे की परफॉर्मेंस को देते हैं, किसी चीज का मूल्य निर्धारित कर देते हैं ना, भाई इस वाले प्रोडक्ट की इतना प्राइस होगा, प्राइस देना, दैट इज मेजरमेंट, ठीक है। तो बच्चे की परफॉर्मेंस को, बच्चे के निष्पादन, बच्चे के निष्पादन को अंकों में निर्धारित करना, इसमें अंकों में निर्धारित कर देना, ये हो गया मापन। डिनोटिंग समथिंग एज क्वांटिटी, क्या होता है, डिनोटिंग समथिंग एज क्वांटिटी, डिनोटिंग समथिंग एज क्वांटिटेटिव, यानी कि मात्रा में किसी चीज को निर्धारित करना क्या हो जाता है, मेजरमेंट हो जाता है, ठीक है। और ये क्या होता है, एक क्वांटिटेटिव प्रोसेस है, ठीक है। हाँ भाई सलोनी शर्मा, सीटेट एम, वैसे तो अभी 2-4 दिन पहले एक नोटिफिकेशन आया, सीटेट अब हर स्टेट में वैलिड होगा, अभी आया 2-4 दिन पहले, न्यू अपडेट है,
ठीक है, ऐसा नहीं है कि सीटेट सिर्फ दिल्ली दिल्ली में वैलिड होगा, नहीं, सीटेट हर जगह वैलिड होगा अब। पर फिर भी जो एमपी टेट के है ना भाई, एमपी टेट का सिलेबस और सीटेट का सिलेबस ऑलमोस्ट 70 to 80% सेम है, ये कर लोगे आराम से एमपी टेट क्लियर हो जाएगा। मेजरमेंट एक कैसी प्रक्रिया है? क्वांटिटेटिव प्रोसेस, क्वांटिटेटिव प्रोसेस है ये। कैसा प्रोसेस है? मात्रात्मक प्रक्रिया है, मात्रात्मक प्रक्रिया। ठीक है, अब देखो क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप ऑफ मेजरमेंट, कई बार ये पेपर में पूछा गया है। बताओ, मापने से पहले आप क्या डिसाइड करते हो? जब हम किसी चीज को मापना चाहते हैं पहले क्या डिसाइड करेंगे? पहले ये चीज है ना कि भाई मापने, हम क्या मापना चाहते हैं। मानव पूछ रहा है मैम मेरे दोनों पेपर क्लियर है बट नेम के आगे मिस्टर एंड मिसेज लग गया है, पेरेंट्स के नेम के आगे जो डॉक्यूमेंट्स में नहीं। कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाली है इससे, मानव कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर इन केस कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप एफिडेविट बनवा सकते हो, हर चीज का सोल्यूशन होता है। ठीक है, हाँ, सबसे पहला क्या स्टेप होता है? व्हाट टू मेजर। क्या आएगा स्टेप? व्हाट टू मेजर, हमें मापना क्या है? व्हाट टू मेजर, वेरी गुड। यानी कि मापना क्या है ये भी तो सोचेंगे। जैसे अब सीटेट का पेपर दोगे आप, सीटेट का पेपर से हम क्या मापना चाहते हैं? हम मापना चाहते हैं कि आप सीटेट बनने, टीचर बनने लायक हो या नहीं, ये क्वालिटी तो मेजर करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा कि हम ये मापने से पहले डिसाइड करेंगे कि हमें मापना किस चीज को है। ठीक है, अब दूसरा आता है असेसमेंट। इसके बाद दूसरा हम पढ़ेंगे असेसमेंट, यानी कि आकलन। इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये ज्यादातर पेपर में आता है भाई, ये टॉपिक ज्यादा आता है। असेसमेंट सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है। ये हिंदी पेडागोजी में भी आएगा, ये इंग्लिश पेडागोजी में भी आएगा, ये मैथ्स में आएगा, साइंस में आएगा, एसएसटी में आएगा, सीडीपी की पेडागोजी में भी आएगा। ये टॉपिक ध्यान रखिएगा। देखो मेजरमेंट क्या होता है? बच्चे की हर पक्ष की जानकारी एकत्र करना, बच्चे के हर पक्ष की जानकारी एकत्र करना, बच्चे के हर पक्ष की जानकारी एकत्रित करना। ठीक है, यानी कि बच्चे के हर पक्ष की जानकारी एकत्रित करने की प्रक्रिया। हर पक्ष में कौन कौन सा पक्ष आएगा? पहले तो ये पक्ष, हर पक्ष क्या होता है? मतलब एवरी एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड। एवरी एस्पेक्ट, एस्पेक्ट कितने होते हैं? दो पक्ष होते हैं, दो। कितने पक्ष होते हैं? दो पक्ष। एस्पेक्ट्स हम बोलेंगे, टू एस्पेक्ट्स। बच्चे की पर्सनैलिटी के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, कौन कौन होते हैं? एक तो होता है स्कोलास्टिक, स्कोलास्टिक, एक होता है भाई को स्कोलास्टिक, एक होता है शैक्षिक, शैक्षिक पक्ष, एक होता है सह शैक्षिक, सह शैक्षिक पक्ष। बच्चे जो स्कूल में करते हैं तो पढ़ाई करते हैं, ठीक है, और पढ़ाई के अलावा बहुत सारी चीजें स्कूल में करते हैं। डांस करते हैं बच्चे, मॉर्निंग असेंबली में पार्टिसिपेट करते हैं, तरह तरह की एक्टिविटी स्कूल में होती है, स्पोर्ट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें स्कूल में कराई जाती है। वो सब किस में आएगी? को स्कोलास्टिक में। ठीक है, सिर्फ स्कोलास्टिक में सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? बुकिश नॉलेज। क्या आएगा? किताबी ज्ञान। बुकिश नॉलेज किस में आएगा? इसमें। किताबी ज्ञान किस में आएगा भाई? स्कोलास्टिक में, पढ़ाई लिखाई। इसके अलावा जो कुछ भी बच्चा स्कूल में करता है, पढ़ाई लिखाई के अलावा बच्चा जो कुछ भी स्कूल में करता है वो किस में आएगा? को स्कोलास्टिक में। जैसे खेल कूद, खेल, ठीक है, कोई भी कंपटीशन हो गया, कोई भी मेहंदी कंपटीशन हो गया, डांस हो गया, कल्चरल एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी हम इसमें बोल सकते हैं, कोई भी एक्टिविटी हम इसमें बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है स्कोलास्टिक, होता है को स्कोलास्टिक। और बच्चे के हर पक्ष की जो जानकारी एकत्रित करते हैं ना, उनका रोजाना बच्चे के हर पक्ष की जानकारी को एकत्रित करना टीचर कैसे करता है? माइन्यूटली ऑब्जर्व करके। कैसे ऑब्जर्व करता है? माइन्यूटली ऑब्जर्व, यानी कि डेली ऑब्जर्व करता है, डेली आकलन करता है। टीचर जैसे आज टेस्ट नहीं लिया, बच्चे से कुछ करवाया भी ना हो, तो भी टीचर बच्चे को क्लास में ऑब्जर्व करता है, क्लास में बच्चा क्या कर रहा है, क्लास में बच्चा एक्टिविटी कैसे कर रहा है। तो टीचर बहुत माइन्यूटली डेली बच्चे को ऑब्जर्व करता है क्लास में, और उससे टीचर को बच्चे के बारे में काफी नॉलेज हो जाती है। ठीक है बेटा, सबीर अली, वो आपको ये भी बहुत हेल्प करेगा, महाराष्ट्र के बारे में भी बताऊंगी। बट ये जो सी टेट है महाराष्ट्र है, देखो पहली बात मेरी सुन लो, टैट जो आ गया ना, टैट का मतलब होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसके आगे सी लगा दिया तो सेंट्रल लेवल का हो गया, एमपी लगा लिया तो मध्य प्रदेश, एमएचए लगा दिया तो महाराष्ट्र, एच लगा दिया तो हरियाणा का बन गया। तो आगे की डेफिनेशन बदली है, पीछे का टीईटी तो सेम है ना। तो टीचर बनने का जो सिलेबस है ना, ऑलमोस्ट हर जगह का सेम है, बस वो किसी किसी वर्ड से बदल देते हैं। कान ऐसे पकड़ लो चाहे ऐसे पकड़ लो, कान नहीं पकड़ाना, टीचर ही बनना है घूम फिर के। तो आप सिलेबस पूरा पढ़ लो। इवेल्युएशन शायद ही ऐसा कोई टॉपिक, इवेल्युएशन एक ऐसा टॉपिक है जो ऐसा टीचिंग एग्जाम में ना आता हो। हर टीचिंग एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो इसको एक अच्छे से समझो। असेसमेंट समझ में आया? बच्चे के हर पक्ष की जानकारी को टीचर डेली ऑब्जर्व करता है,
बहुत गहराई से। कई बार टीचर क्लास में कोई एक्टिविटी ना करे, कुछ भी ना करे, बैठा दे बच्चों को ग्रुप में, भाई कर लो जो करना है, तो भी टीचर बच्चों को ऑब्जर्व करता है भाई कि बच्चे कैसे कर रहे हैं, कैसे आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, कौन कैसे क्या कर रहा है। तो टीचर के बच्चों को बिहेवियरल नॉलेज भी मिल जाती है, व्यवहारिक नॉलेज, कैसा व्यवहार बच्चा क्लास में करता है, चिल्ला तो नहीं रहा था, वो उसके साथ लड़ाई कर रहा था, तो ये उसके बिहेवियर में आ जाएगा, ये कोस्कोलास्टिक में आ जाएगा। ठीक है, एक बार बताओ ये क्लियर है सभी को? बताओ अनन्या, ये ईवीएस में भी आएगा भाई। अब देखो जो असेसमेंट होता है, थोड़ा बड़ा टॉपिक, हम इसको गहराई से पढ़ेंगे। अब असेसमेंट होता है, टाइप्स ऑफ असेसमेंट। चलो राम गोविंद कह रहे हैं एक बार और समझा दो। बच्चे, टीचर पूरे साल बच्चे को ऑब्जर्व करता है और बच्चे के हर पक्ष की जो जानकारी इकट्ठा करता है ना, उसे असेसमेंट बोला जाता है। टीचर पूरे साल बच्चे को असेस करता है, पूरे साथ बच्चे का टेस्ट लेता है, कभी कोई एक्टिविटी में, कभी कोई एक्टिविटी करता है, ऑब्जर्व करता है टीचर। भाई बच्चे ने स्पोर्ट्स में ज्यादा भाग ले रहा है, तो इसका मतलब इसमें स्पोर्ट्स की स्किल है, स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकता है। टीचर ऑब्जर्व कर रहा है कि भाई इस बच्चे का ना खेल में ज्यादा ध्यान है, पढ़ाई में कम है, इस स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर रहा है। वो टीचर ने कैसे पता लगाया? जब टीचर ने पूरे साल एनालाइज किया, हाँ भाई बच्चा क्या करता है क्लास में, किस चीज में पार्टिसिपेट ज्यादा करता है, किस चीज में इंटरेस्ट है। तो पूरे साल जब ऑब्जर्व करता है ना, तो टीचर को पता चल जाता है बच्चा किस क्षेत्र में ज्यादा बढ़िया है। आकलन कर दिया है टीचर ने, पूरे साल देखता है टेस्ट टेस्ट में कैसे नंबर आए, किस किस चीज में पार्टिसिपेट किया, क्लास में कैसी कैसी चीजों में एक्टिविटी करता है, कैसे कैसे बातें करता है, कैसा उसका ग्रुप है। तो टीचर पूरे साल ऑब्जर्व करके बच्चे के बारे में सारी जानकारी जो करता है, उसे बोला जाता है असेसमेंट। जब रिपोर्ट कार्ड लिखता है तो उसमें लिखते हैं ना बच्चे में डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, बच्चा बहुत शरारती है। आजकल का नेगेटिव नहीं लिख सकते हो, ना ही लिखते हैं, ना ही लिखते हैं और ना ही आप लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर आपने रिपोर्ट कार्ड में बच्चे के बारे में नेगेटिव लिख दिया, तो इसका मतलब आपने अपने ऊपर उंगली उठाई है। हाँ, तो क्या होता है, टीचर अगर बच्चों के ऊपर उंगली उठाता है ना, ऐसे कहते हैं ना उंगलियां ऐसे उठाते हो, 3 उंगलियां हमारे ऊपर आएंगी, बच्चे के ऊपर एक जाएगी। तो यही चीज है, हम टीचर बच्चे में नाम कभी नहीं रख सकता। अगर बच्चे ने अच्छा नहीं किया ना, तो इसका मतलब टीचर ने कहीं ना कहीं अच्छा नहीं पढ़ाया, जो बच्चे अच्छा नहीं कर पाए। ठीक है, वीडियो ब्लर है? नहीं है? सबको क्लियर आ रहा है बेटा? तो आकलन पूरे साल बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, हर पक्ष की। अब आकलन 4 प्रकार से किया जाता है। टाइप्स ऑफ असेसमेंट, ये समझिएगा, टाइप्स ऑफ असेसमेंट, आकलन के आकलन के प्रकार, आकलन के प्रकार। ठीक है, असेसमेंट कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का, 4 टाइप्स ऑफ असेसमेंट होता है। ठीक है, नाम लिखो। पहला है सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट यानी कि स्वमूल्य आकलन, स्व आकलन। आप लोगों से पूछ रही हूँ किसको क्या पता है, नॉलेज चेक करना चाह रही हूँ। दूसरा है पीयर असेसमेंट, पीयर असेसमेंट यानी कि सहपाठी। तीसरा है इंडिविजुअल असेसमेंट। थोड़ा राइटिंग ना समझ में आए तो बेटा बता देना, थोड़ा पतला कर लेती हूँ। इंडिविजुअल असेसमेंट यानी कि व्यक्तिगत, व्यक्तिगत आकलन। चौथा है ग्रुप असेसमेंट, ग्रुप असेसमेंट यानी कि सामूहिक आकलन, सामूहिक आकलन। ठीक है, देखो बेटा मैं एक बात बताना चाह रही हूँ, ये चीज अभी 2-4 दिन पहले सीबीएसई ने अपना सर्कुलर जनरेट किया है, जिसमें बोला है कि अब सीटेट हर स्टेट में वैलिड होगा, उसे पर्टिकुलर स्टेट का एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। पर फिर भी मैं एक पर्सनल एडवाइस देती हूँ आप लोगों को, आप अपने स्टेट का एग्जाम जरूर देना, वो क्लियर करना ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, ये सलोनी ध्यान रखेगा, क्योंकि कई बच्चे सोचे जब सीटेट क्लियर हो गया, क्योंकि सीटेट ईजी होता है भाई। सीटेट क्या होता है, दिख रहा है ना सभी को जो मैंने लिखा है? मैंने मार्कर थोड़ा पतला कर लिया है, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा मोटा कर देती हूँ, जल्दी बताओ। वेरी गुड सलोनी शर्मा, कल भी इसी समय है भाई क्लास। बताओ, मैंने मार्कर थोड़ा पतला कर लिया यहाँ पे, सही है? चलो अब देखते हैं क्या सेल्फ असेसमेंट होता है, अपना आकलन स्वयं करना, अपना आकलन खुद करना, अपना आकलन खुद करना। ये सबसे बेस्ट असेसमेंट होता है, ये बेस्ट असेसमेंट होता है भाई, जब हम अपना आकलन खुद करते हैं तो सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट, सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट। जैसे आप अभी है सीटेट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, सीटेट की आप तैयारी कर रहे हो, आपका पेपर क्लियर पिछली बार नहीं हुआ, तो अब आप पेपर टेस्ट लगा के देखोगे कि भाई कहाँ मेरी कमी आ रही है, मेरे मेरे क्यों 90 नंबर नहीं आ पा रहे, कौन सा सब्जेक्ट मेरा वीक है। जब आप खुद से समझोगे ना मेरे अंदर क्या कमी है, और फिर इसमें खुद से सुधार करोगे, यानी कि निदान और उपचार जो होगा इसमें,
सेल्फ असेसमेंट में जो निदान और उपचार होगा बच्चा वो कैसे करेगा, खुद। ये पेपर 2 में भी आता है टॉपिक, ध्यान रखिएगा। तो अपना आकलन जब हम खुद करते हैं तो निदान और उपचार हम कैसे, निदान और उपचार कौन कर रहा है, खुद, यानी कि निदान व उपचार। देखो असेसमेंट का मतलब ही क्या होता है, निदान और उपचार। असेसमेंट हम क्या करते हैं कि बच्चे की कमियों का पता लगाकर उसको दूर करना, ठीक है, यानी कि डायग्नोज एंड रेमीडियल, डायग्नोज एंड रेमीडियल, रेमीडियल टीचिंग कौन करेगा इसमें, हम खुद करेंगे, इस खुद। जब हम ये देखेंगे भाई हम कहाँ गलती कर रहे हैं और उसमें खुद ही सुधार करते हैं तो ये सबसे बेटर होता है, और सबसे अच्छी ज्यादा परफॉर्मेंस हमारी तभी इंप्रूव होगी जब हम खुद से करेंगे। मुझे पता चल गया भाई मेरी मैथ वीक है तो मैं मैथ में ज्यादा फोकस कर लूंगी, इस वजह से मेरा पेपर क्लियर नहीं हो पा रहा, तो मैथ में थोड़ा फोकस करके तो भाई मेरा अच्छे से नंबर, मेरा पेपर क्लियर हो गया। ठीक है शिवानी। दूसरा पीयर असेसमेंट, सहपाठी का मतलब क्या होता है, सहपाठी होता है जो हमारे साथ बैठता है, ठीक है, जो हमारे साथ पढ़ता है क्लास में, वो हमारे क्या हो जाते हैं, सहपाठी। ठीक है, तो जब बच्चे का निदान और उपचार कौन करता है, उसके सहपाठी करते हैं। निदान और उपचार कौन करता है, निदान और उपचार सहपाठी करता है। ठीक है, पीयर असेसमेंट, इसमें क्या होता है, सहपाठी क्या करेगा, एक दूसरे का, बच्चे का निदान और उपचार करेगा। ठीक है, पीयर असेसमेंट में, ये क्लियर है। तीसरा निदान और उपचार यानी कि डायग्नोज एंड रेमीडियल टीचिंग, डायग्नोज एंड रेमीडियल टीचिंग इज डन बाय पीयर्स, सहपाठी करेंगे, बच्चा अपना निदान और उपचार खुद नहीं करेगा। जैसे टीचर क्या करता है, बेटा तू इससे सुन ले, तू इससे सुन ले, जब बच्चे आपस में एक दूसरे का निदान, एक बच्चा उससे सुनेगा और एक उससे सुनेगा, तो कई बार सुनते सुनते भी याद हो जाता है बच्चों को, ऐसा होता है ना, ऐसा होता है कई बारी कि कई बारी हम, एक सेकेंड, सही तो है वीडियो, एकदम सही है भाई, एकदम सही है, मुझे एकदम क्लियर दिख रहा है। अब देखो इन दोनों में पहले क्लियर कर लो, सेल्फ असेसमेंट बच्चा अपना निदान और उपचार खुद करेगा, पीयर असेसमेंट में जब बच्चे आपस में एक दूसरे का रेमीडियल एंड डायग्नोस्टिक करेंगे। ठीक है, डायग्नोज का मतलब क्या होता है, बच्चे की लर्निंग गैप्स का पता लगाना, बच्चे को सीखने में कहाँ दिक्कत आ रही है उसका पता लगाकर उस प्रॉब्लम को दूर करना, रेमीडियल टीचिंग, पता लगाना डायग्नोज, और उसको दूर करना रेमीडियल, उपचार कर देना, समस्या का समाधान कर देना। ठीक है, स्क्रीन क्लियर है, चलो ये दो क्लियर है तो एक बार बताओ, फिर हम थोड़ा और करेंगे आगे। अब हम आगे करते हैं तीसरा, इंडिविजुअल असेसमेंट। इंडिविजुअल असेसमेंट का मतलब होता है एक समय पर एक का निदान और उपचार करना। ठीक है, एक समय पर, इसको थोड़ा अलग कलर से लिख देती हूँ, एक समय पर एक बच्चे का निदान व उपचार। ठीक है, इंडिविजुअल का मतलब होता है एक। ठीक है, जैसे कि रेमी, अब इसका एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल क्या आएगा, इसके एग्जाम्पल बताओ, कोई मुझे बता सकता है उदाहरण। एग्जाम्पल हो गया इसका वाइवा, वाइवा होता है एक बच्चे को अंदर बुलाया जाता है, अपना वाइवा देता है और चला जाता है। वाइवा हो गया इंटरव्यू, वाइवा हो गया, इंटरव्यू हो गया, तो एक समय पर जब एक करता है वो हो गया इंडिविजुअल असेसमेंट। ठीक है, अब क्लियर है, बताओ इंडिविजुअल असेसमेंट। चौथा है इसमें सामूहिक आकलन। अब आप लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई होगी, मुझे पता चल गया कहां पर, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप असेसमेंट पे एक समय पर एक से ज्यादा बच्चों का, एक समय पर एक से ज्यादा बच्चों का आकलन किया जाता है, तो दैट इज सामूहिक। जैसे रिटन टेस्ट ले लिया, रिटन टेस्ट हो गया, सारे बच्चे क्लास में बैठ के पेपर दे रहे हैं, ठीक है, और भाई टीचर क्लास में खड़ा होकर ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ग्रुप असेसमेंट। अब एक बात आप लोगों के मन में, मुझे पता है क्या आप पूछोगे मैम क्या इन दोनों में डिफरेंस है, पीयर असेसमेंट और ग्रुप असेसमेंट में, बताओ क्या डिफरेंस है, ये जरूर सबके मन में एक डाउट क्लियर नहीं होगा, बताओ कोई कंफ्यूजन है चारों में, बताओ। देखो सेल्फ असेसमेंट होता है जब हम खुद का निदान और उपचार खुद करते, कोई दूसरा नहीं करेगा, सबसे बढ़िया होगा। ठीक है, पीयर असेसमेंट जब बच्चे बच्चों का निदान और उपचार करते हैं, टीचर बच्चों से कहते हैं बेटा आपस में पढ़ लो, वो उसको सिखा देगा, वो उसको आपस में, ये भी बेटर होता है।
इंडिविजुअल और ग्रुप असेसमेंट ये बच्चे नहीं करते, ये टीचर करता है। देखो, इंडिविजुअल और ग्रुप असेसमेंट टीचर करता है भाई, इसमें बच्चों का रोल नहीं है। ये इंडिविजुअल असेसमेंट एक समय पर एक बच्चे का टीचर करेगा, ग्रुप असेसमेंट एक समय पर एक से ज्यादा बच्चों का जब असेसमेंट होगा ना, पर वो करेगा कौन? टीचर। हाँ, ये दोनों टीचर करता है और ये दोनों बच्चे आपस में करते हैं। ठीक है, दीक्षा गोपाल। इसके बाद नहीं, देखो जब भी असेसमेंट का टॉपिक आने समझ लेना, निदान और उपचार कौन कर रहा है, बस ये देखना है। निदान और उपचार कर कौन रहा है, बस आपको ये पता लगाना है। पीयर असेसमेंट में बच्चे करेंगे निदान और उपचार, सेल्फ असेसमेंट में खुद करेंगे निदान और उपचार। क्लियर है ना? अब आ जाओ नेक्स्ट। ये क्लियर है सभी को? चारों असेसमेंट। चलो दीक्षा, आफ्टर दिस क्लास, ओके। और कोई? ये चारों समझ में आ गया तो हम आगे बढ़े। यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा, देख लेना। अब इसके बाद हम जो मेन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो होता है भाई, क्या है? असेसमेंट। देखो असेसमेंट कितने प्रकार का? टू एस्पेक्ट्स ऑफ असेसमेंट। दो एस्पेक्ट होते हैं, टू एस्पेक्ट। कौन कौन से एस्पेक्ट होते हैं? तो एक तो होता है स्कोलास्टिक, स्कोलास्टिक यानी कि शैक्षिक पक्ष। एक दूसरा होता है कोस्कोलास्टिक, को स्कोलास्टिक एस्पेक्ट यानी कि सह शैक्षिक पक्ष। दो पक्ष होते हैं ना बच्चे की पर्सनैलिटी के, एक होता है शैक्षिक, एक होता है सह शैक्षिक। तो शैक्षिक पक्ष जो होता है, शैक्षिक पक्ष कौन सा होता है? शैक्षिक पक्ष को मापने के दो तरीके बताए गए हैं। एक तो होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो शैक्षिक पक्ष होता है इसको मापा जाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, या भाई इसको बोलेंगे रूपात्मक या रचनात्मक भी बोल सकते हैं। देखो हिंदी में कई नाम लिख देते हैं फॉर्मेटिव के, पर इंग्लिश में एक ही नाम होगा। क्या? इंग्लिश में सिर्फ एक नाम होगा, क्या? फॉर्मेटिव। एफए भी बोल देते हैं, एफए आकलन। दूसरा है भाई सम्मेटिव, नाम तो सुना ही होगा, सम्मेटिव यानी कि योगात्मक, योगात्मक आकलन या संकलनात्मक। ठीक है, तो हाँ, स्कोलास्टिक में क्या आएगा? बुकिश नॉलेज, सिलेबस, कंटेंट आएगा सारा। इसके अलावा जो कुछ आता है वो कोस्कोलास्टिक में आता है। पर जब हम बच्चे की परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं तो जब स्कोलास्टिक एस्पेक्ट आता है, उनको कौन से तरीके से इवेल्युएट किया जाता है, असेस किया जाता है, उसके दो तरीके बताए गए हैं। एक तो है फॉर्मेटिव, एक है समेटिव। ठीक है भाई, अभी आप लोगों को क्लियर है? स्कोलास्टिक असेसमेंट को दो तरीके से मापा जाता है, फॉर्मेटिव और समेटिव। इसको अब हम थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। फॉर्मेटिव और समेटिव क्या होता है, पहले इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं। एक तो होता है भाई फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है, एक होता है दूसरा समेटिव असेसमेंट यानी कि योगात्मक। इसको एस ए भी बोल देते हैं, ठीक है, एफ ए बोल देते हैं इसको फॉर्मेटिव को, यानी कि रचनात्मक आकलन, रचनात्मक आकलन। क्लियर है? अब देखो होता क्या, इनको जरूर ध्यान से सुनेगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या असेसमेंट होता है, इसके कई नाम हैं। ठीक है, इसको पहले इनके अलग अलग नाम लिख लेते हैं। फॉर्मेटिव को बोला जाता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, इनके कई नाम भी हैं भाई। असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी कि अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के लिए आकलन। दूसरा इसका नाम है भाई, इसको बोला जाता है, इसका दूसरा नाम है, ये इनफॉर्मल होता है। ये कैसा असेसमेंट होता है? इनफॉर्मल असेसमेंट, इनफॉर्मल असेसमेंट है ये।
यानी कि अनौपचारिक तरीके से टीचर अपने अकॉर्डिंग कर सकता है, इसमें कुछ भी फिक्स नहीं है, अनौपचारिक है ये। टीचर अपने अकॉर्डिंग टेस्ट लेता है, अपने अकॉर्डिंग असेस करता है पूरे साल, जैसा टीचर चाहता है उस तरीके से। तो टीचर अपने अकॉर्डिंग काम कर रहा है तो इनफॉर्मल हो गया। ठीक है, अब आता है सबमेटिव। ये फॉर लर्निंग है तो ये ऑफ लर्निंग हो जाएगा। असेसमेंट, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी कि अधिगम का आकलन। टीचर बच्चे ने जो अधिगम किया है, लर्निंग किया, उसको बस मापना है कितनी लर्निंग है, अधिगम का आकलन। ठीक है, और इसको टर्म टेस्ट भी बोला जाता है, टर्म टेस्ट। और समेटिव असेसमेंट को पेपर पेन टेस्ट भी बोला जाता है, पेपर पेन टेस्ट, सत्र परीक्षण। ठीक है, पेपर पेन टेस्ट। इसको अचीवमेंट टेस्ट भी बोला जाता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अचीवमेंट यानी कि उपलब्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण। ठीक है, और कुछ? ये फॉर्मल है, ये इनफॉर्मल है, तो ये कैसा है? फॉर्मल असेसमेंट, फॉर्मल असेसमेंट होता है, ये औपचारिक है। औपचारिक आकलन होता है भाई ये। ठीक है, कई बार तो सीधा नाम ही पूछ लेंगे इसमें से, अदर नेम क्या है। असेसमेंट फॉर लर्निंग कौन सा है? फॉर्मेटिव। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, देखो, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट हम किस लिए करते हैं? लर्निंग के लिए, लर्निंग को बढ़ाने के लिए जो असेसमेंट किया जाता है। ठीक है, जैसे टीचर पढ़ा रहा है, पढ़ाते समय उसने एक बच्चे से क्वेश्चन पूछ लिया और बच्चा क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया, तो टीचर को समझ में आ गया ना कि भाई बच्चे को कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ, तो टीचर उस चीज को दूसरे तरीके से समझा देगा, दूसरा एग्जाम्पल दे देगा या कोई और मेथड यूज कर लेगा। ठीक है, ताकि बच्चे को और समझ में आ जाए। बच्चे की लर्निंग को बढ़ाने के लिए जो असेसमेंट होता है वो फॉर्मेटिव होता है। इस असेसमेंट से लर्निंग बढ़ती है। क्या होता है? ये मिट गया। इनफॉर्मल, इनफॉर्मल असेसमेंट, इनफॉर्मल असेसमेंट होता है ये। यानी कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, ये क्या होता है? इससे बच्चे की लर्निंग बढ़ती है, बच्चे की लर्निंग बढ़ती है। ठीक है, अब सबमेटिव असेसमेंट ऑफ लर्निंग, बच्चे ने जो लर्निंग किया बस उसको मापना है, बच्चे की लर्निंग हुई कितनी है, मापना है। ठीक है, इंप्रूव नहीं करना। टर्म टेस्ट, टर्म टेस्ट होते हैं ना, यानी कि एक तो पीरियोडिक असेसमेंट होते हैं, पीरियोडिक असेसमेंट एक तो अक्टूबर में होते हैं, मार्च में होते हैं। ऐसे 1 ऐसे 2 होते हैं, टर्म टेस्ट होते हैं जो हर 6 महीने बाद होते हैं। एक होता है पेपर पेन टेस्ट, इसको इस पेपर पेन इसलिए बोला जाता है क्योंकि पेपर और पेन से ही होता है और किसी चीज से नहीं होता है। अचीवमेंट टेस्ट, इसको उपलब्धि परीक्षण इसलिए बोला गया है कि बच्चे ने, देखो, बच्चा पूरे साल पढ़ा, 6 महीने बच्चे को पढ़ाया, फिर उसका पेपर लिया, पता चला भाई बच्चे को कितना आता है, तो उसकी उपलब्धि को मापा गया ना, 6 महीने में बच्चे ने क्या सीखा, पूरे साल में बच्चे ने क्या सीखा, उसकी अचीवमेंट कितनी हुई है उसको मापा, इसीलिए इसको अचीवमेंट टेस्ट बोला जाता है। फॉर्मल असेसमेंट इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये फिक्स है, 2 ही बार होगा, एक बार अक्टूबर में होता है, एक बार दिसंबर मार्च में होता है। टीचर अपने अकॉर्डिंग नहीं लेगा, आपकी बार आपकी बार ले लेता हूँ जनवरी में, एक ले लूँ जुलाई में, नहीं, इसे सब कुछ फिक्स है, टीचर अपने अकॉर्डिंग नहीं लेता। ठीक है, टीचर को रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, तो दैट इज फॉर्मल। अब इनको हम थोड़ा सा और डीपली पढ़ेंगे, क्लियर है तो? अब पहले हम पढ़ते हैं फॉर्मल असेसमेंट, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना भाई। फॉर्मेटिव असेसमेंट, सॉरी, फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि रचनात्मक आकलन। रचनात्मक आकलन कौन सा होता है, इसको थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से, अभी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फॉर्मेटिव असेसमेंट एक तो असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है, फॉर लर्निंग इसको बोला जाता है, कई बार ये पेपर में आया है। और एक इनफॉर्मल तरीके से होता है, एक इनफॉर्मल असेसमेंट होता है। कैसा असेसमेंट होता है? इनफॉर्मल। क्या? अब इसमें तो दोबारा समझाऊंगी शिवानी, एक बार इसको दोबारा से थोड़ा डीप में पढ़ते हैं, आपको अपने आप ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। क्या होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट में? क्या है? ये पूरे साल होता है, पूरे साल, प्रतिदिन होता है, डेली करता है टीचर इसको। एक असेसमेंट है टीचर पूरे साल करता है डेली, वो कौन सा असेसमेंट है? फॉर्मल। टीचर क्लास में डेली बच्चों को ऑब्जर्व करता है, टीचर बच्चों से क्लास में एक्टिविटी करवाता है, टीचर बच्चों से क्वेश्चन पूछता है, टीचर बच्चों से ग्रुप वर्क करवाता है, पीयर असेसमेंट करवाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? पूरे साल जो असेसमेंट हुआ वो क्या हो गया? फॉर्मेटिव असेसमेंट। क्या हो गया है? फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, इस असेसमेंट को बोला जाता है इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। क्या बोला जाता है? इंटीग्रल, ये कई बार आया है, फॉर्मेटिव असेसमेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, टीचिंग एंड लर्निंग, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न
अंग। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये ऐसे नहीं है कि टीचर पहले पढ़ाएगा उसके बाद असेसमेंट लेगा, ये असेसमेंट ऐसे नहीं। टीचर पढ़ाते और पढ़ते समय होता है ये। जैसे टीचर अभी क्लास में पढ़ा रहा है, मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लूं, मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लूं कि भाई बताओ एक एग्जांपल दो फॉर्मेटिव असेसमेंट का, तो मैं पढ़ाते पढ़ाते पूछ रही हूँ ना, तो ये असेसमेंट जो है मैं पढ़ाते पढ़ाते कर रही हूँ, तो ये क्या हो गया? साथ साथ जो हो रहा है, ये बाद में नहीं होगा, क्लास के बाद लूंगी तो नहीं होगा, ये जो साथ साथ हो रहा है तो ये हो गया फॉर्मेटिव। अब मैं पढ़ाते पढ़ाते एक बच्चे से क्वेश्चन पूछ लूं, वो जवाब नहीं दे पाया, तो इसका मतलब मुझे पता चल गया बच्चे को समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया तो दूसरे तरीके से समझाऊंगी और एग्जाम्पल दूंगी ताकि वो समझ में आ जाए। इसीलिए इसको असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट इसलिए किया जाता है कि लर्निंग हो जाए, और इस वाले असेसमेंट से बच्चे की लर्निंग बढ़ती है। बच्चे की लर्निंग, लर्निंग कैसी होती है भाई? बढ़ती है। इट इंक्रीजेज द लर्निंग, इट इंक्रीजेज द लर्निंग। ठीक है, ये प्रोग्रेसिव होता है, ये प्रोग्रेसिव शेपिंग होता है। इससे बच्चे की फॉर्मेटिव से क्या होती है? प्रोग्रेसिव, बच्चे की लर्निंग बढ़ेगी तो इसको प्रोग्रेसिव बोला जाता है, प्रोग्रेसिव शेपिंग। इससे शेप बच्चे की कैसी होगी? प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील, बच्चे की प्रगति होगी इससे। टीचर पढ़ाते पढ़ाते बच्चे से क्वेश्चन पूछेगा, नहीं बच्चे बता पाए तो दोबारा समझा देगा, तो बच्चा समझ के बच्चे की लर्निंग बढ़ गई, तो बच्चे की क्या होगी? प्रोग्रेस हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई? प्रोग्रेस। तो लर्निंग बढ़ेगी तो ये प्रोग्रेसिव हो गया है। और इसमें एक सबसे बड़ा पॉइंट है, चलो कौन बताएगा? जब भी असेसमेंट आएगा आपको दो वर्ड याद करने हैं, कौन से? एक तो क्या? निदान कौन करेगा, यानी कि डायग्नोज, और रेमेडियल टीचिंग कौन करेगा? इसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट में निदान और उपचार होता है, ये सबसे बड़ा मेन पॉइंट है, इसका ध्यान रखिएगा, इसलिए थोड़ा अलग पेन से लिखती हूं मैं इसको। इसमें इसमें निदान और उपचार होता है, इसमें निदान व उपचार होता है। ठीक है, डायग्नोज एंड रेमीडियल टीचिंग, डायग्नोज एंड रेमीडियल टीचिंग इसमें होता है भाई। समझ में आया? ये बात ध्यान रखना, निदान और उपचार फॉर्मेटिव में तो होता है, सबमेटिव में नहीं होता है। ये सबसे मेन पॉइंट होता है असेसमेंट का, निदान और उपचार। निदान का मतलब होता है बच्चे की कमियों का पता लगाना, बच्चे की प्रॉब्लम का पता लगाना, बच्चे के कारणों का पता लगाना, किस कारण की वजह से टॉपिक बच्चे को समझ में नहीं आया, बच्चे को कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया, जो टॉपिक नहीं समझ में आया किस वजह से समझ में नहीं आया। ठीक है, और बच्चे को कहाँ सीखने में दिक्कत है, इन सब चीजों का पता लगाना तो कहलाता है डायग्नोज। अब बच्चे की कमियों का पता लगाकर उसको दूर कर देना, दैट इज रेमीडियल टीचिंग। निदान और फॉर्मेटिव में तो टीचर पूरे साल बच्चों को पढ़ाता है, कोई दिक्कत होती है उनको दोबारा समझा के इंप्रूव कर देता है, तो निदान और उपचार बच्चे का हो जाता है। ठीक है, इसके बाद एग्जाम्पल लिखो, इसका एग्जाम्पल क्या होते हैं? यूनिट टेस्ट हर हफ्ते होते हैं, हर हफ्ते जो टेस्ट होते हैं यूनिट टेस्ट, हफ्ते महीने में एक दो बार ले लिए जाते हैं यूनिट टेस्ट। और बताओ, डिबेट हो गया, क्वेश्चनिंग हो गई, डिबेट हो गया, एटसेट्रा। बच्चे के ज्ञान के बारे में पता जो लगाया वो फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये एक बार क्लियर है तो जल्दी से यस यस लिख के बताओ। जयबा शेख, वेरी गुड। हाँ, 2 बजे थी भाई, चलो क्लियर है, वेरी गुड। अभी मैं थोड़ा सा और करवाऊंगी इसको। जो पूरे साल होता है, टीचर पूरे साल बच्चे का निदान और उपचार करता है, बच्चे से क्वेश्चन पूछता है, अलग अलग एक्टिविटीज करवाता है। ठीक है, और ये पढ़ते और पढ़ाते समय होता है, ऐसा नहीं पढ़ाऊंगा फिर लूंगा, नहीं, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। ठीक है, इससे बच्चे की लर्निंग बढ़ती है, इससे प्रोग्रेस होती है, इसमें निदान और उपचार होता है। ये इनफॉर्मल तरीके से, इनफॉर्मल इसलिए बोला गया क्योंकि इसमें टीचर अपने अकॉर्डिंग करता है, और इससे असेसमेंट फॉर लर्निंग, सेम टाइम चांद निकल। नेक्स्ट दूसरा है इसमें सम्मेटिव असेसमेंट। दूसरा असेसमेंट क्या है भाई? सम्मेटिव असेसमेंट, इसको योगात्मक या संकलनात्मक आकलन कहते हैं। ठीक है, सम्मेटिव को टर्म टेस्ट भी बोला जाता है, टर्म टेस्ट, पेपर पेन टेस्ट, इसको फॉर्मल असेसमेंट भी बोला जाता है, फॉर्मल होता है ये। और एक इसको असेसमेंट ऑफ लर्निंग भी बोला जाता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग भी इसको बोला जाता है। ठीक है, और इसको अचीवमेंट टेस्ट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अचीवमेंट टेस्ट। इसे पहले लिख दिया था हिंदी में, ठीक है, इसलिए अब इंग्लिश इंग्लिश में लिख रही हूँ ताकि टाइम कम कंज्यूम हो। ठीक है, अब देखो क्या होता है, ये साल में एक या दो बार होता है, ये वाला असेसमेंट साल में एक या दो बार होता है, वंस और ट्वाइस इन अ ईयर, वंस और ट्वाइस इन अ ईयर, साल में एक या दो बार। ठीक है, SA1 और SA2। ठीक है, और इसमें क्या होता है भाई, इसमें बच्चे की उपलब्धि को मापा जाता है,
बच्चे की उपलब्धि को मापा जाता है, मेजर अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट। बच्चे ने 6 महीने पढ़ा, अब 6 महीने में उसने क्या क्या उपलब्धि की उसको पेपर के थ्रू हम बता देते हैं, इतना बच्चे को पेपर में आता है, इतना बच्चे ने 6 महीने में सीखा। ठीक है, इसमें इससे रिजल्ट बनता है, इससे क्या बनता है भाई, रिजल्ट बनता है बच्चे का। कई बार क्वेश्चन आएगा कौन से, फॉर्मेटिव से रिजल्ट बनेगा, सबमेटिव से। जब सबमेटिव पेपर होते हैं उसके आधार पर बच्चे का रिजल्ट तैयार होता है। हालांकि पेपर में फॉर्मेटिव और सबमेटिव दोनों के नंबर लगते हैं। ठीक है, देखो जो पेपर आता है उसमें फॉर्मेटिव के तो 40% नंबर लगते हैं, सबमेटिव के 60% होते हैं, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, फॉर्मेटिव का कितना परसेंट फाइनल एग्जाम फाइनल रिजल्ट में लगेगा, 40, सबमेटिव का 60। ओके, अब देखो भाई ये क्वेश्चन भी आ सकता है, इसलिए मैंने वहां लिखवा दिया। इसमें 60% लगेगा, जो फाइनल एग्जाम होते हैं उसमें जो बच्चे का रिजल्ट होता है, रिजल्ट बनता है, उसी के आधार पर बच्चे को हम पास या फेल करते हैं। ठीक है, रिजल्ट बनता है। कई बार क्वेश्चन पेपर में ये भी आया, बच्चे का श्रेणीकरण, कैटेगराइजेशन किससे होता है, फॉर्मेटिव से या सबमेटिव से। कैटेगराइजेशन यानी कि श्रेणीकरण, श्रेणीकरण, कैटेगराइजेशन, श्रेणीकरण किससे होता है। श्रेणीकरण का मतलब होता है बच्चे को डिवीजन दे देना, रैंक दे देना, बच्चे को पास या फेल कर देना। बच्चे के नंबर आ गए 60-62%, 62%। ठीक है, बच्चे के जो 62% आया, रिजल्ट बन गया बच्चे का। अब रिजल्ट आने के बाद बच्चे को बता दिया फर्स्ट डिवीजन आया है, तो कैटेगराइज कर दिया। बच्चे को पास या फेल कौन से किया जाता है, पास या फेल, बीसी से। बच्चा पास है या फेल, ये कौन से असेसमेंट से होता है, समेटिव असेसमेंट से। ठीक है, ये क्लियर है। अब देखो कई बार क्वेश्चन आता है कि जो टेस्ट समेटिव और फॉर्मेटिव में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है। समेटिव में निदान और उपचार नहीं होता, सबसे बड़ा डिफरेंस है नो रेमेडियल डायग्नोज एंड रेमेडियल टीचिंग। इसमें निदान और उपचार नहीं होता, सबसे बड़ा पॉइंट, निदान व उपचार नहीं होता। टीचर क्या करेगा, सिर्फ पेपर लेगा, उसके बाद बता देगा कि भाई परफॉर्मेंस कैसी है, तुम्हारे 60% आए, तुम्हारे 80 आए, तुम्हारे 75 आए हैं, बस ये बता देगा। ठीक है, तो इसमें टीचर ये नहीं करेगा भाई इसके इतने कम नंबर आए तो दोबारा पढ़ा दो ताकि बच्चा दोबारा पेपर दे दे थोड़े नंबर बढ़ जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। बस पास या फेल, उसकी उपलब्धि को मापेंगे हम। कई बार पेपर में, एक बार कोई पेपर में क्वेश्चन आया था, टीचर ने बच्चे ने पूरे साल में क्या पढ़ा, इसकी उपलब्धि का पता लगाने के लिए कौन से टेस्ट को लिया जाता है, कौन सा असेसमेंट किया जाता है, बताओ बताओ बताओ। तो कौन सा होगा, समेटिव। क्लियर है सभी को, फॉर्मेटिव और समेटिव क्लियर हो गया तो आगे वाला सारा क्लियर हो जाएगा। अब हम 4 मोडाल्स ऑफ असेसमेंट पढ़ेंगे, वो चारों क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, समेटिव, वेरी गुड। अब देखो नेक्स्ट, 4 मोडाल्स ऑफ असेसमेंट, 4 मोडाल्स ऑफ असेसमेंट। आकलन के 4 प्रतिमान, आकलन के 4 प्रतिमान, 4 प्रतिमान है, बस वो देखना है। ये चारों अगर आज आपने समझ लिए तो जिंदगी में दिक्कत नहीं आएगी आपको, इतना मैं कह रही हूं। एक तो होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के लिए आकलन। एक दूसरा है भाई असेसमेंट एज लर्निंग, ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है, अधिगम के रूप में आकलन। तीसरा होता है असेसमेंट इन लर्निंग, अधिगम में आकलन। एक चौथा है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, अधिगम का आकलन। ठीक है, यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा। देखो इन चारों में सिर्फ एक बात याद रखनी है आपको, बस एक बात ही याद रखनी है, निदान और उपचार कौन करेगा, किस तरीके से पहचानोगे निदान और उपचार, बस ये देखना है, निदान व उपचार कौन करेगा। इसका आंसर जिस दिन मिल गया चारों क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब सुनो, असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये तो फॉर्मेटिव हो गया एक टाइप से जो हमने अभी पढ़ा, सेम उसके जैसा। इसमें निदान और उपचार कौन करेगा, निदान व और उपचार
इसमें करेगा टीचर, अध्यापक करेगा। इसमें इसमें निदान और उपचार कौन करेगा? दूसरा करेगा, खुद नहीं करेंगे। ठीक है, अभी मैं बताती हूँ कैसे, थोड़ा सा और। असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग जो है भाई, ये सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्टिव है, कंस्ट्रक्टिव, रचनात्मक है ये। क्यों है रचनात्मक? क्योंकि इसमें ज्यादा रोल बच्चों का होता है, कम रोल टीचर का होता है। ज्यादा जो बच्चे सीखते हैं ना, आपस में एक दूसरे से सीखते हैं। देखो, असेसमेंट फॉर लर्निंग चाइल्ड सेंटर्ड है। कैसी अप्रोच है? चाइल्ड सेंटर्ड, बाल केंद्रित, बाल केंद्रित है। ठीक है, बाल केंद्रित का मतलब होता है 50% रोल टीचर का है, 50% रोल बच्चे का, यानी कि दोनों का एक्टिव पार्टिसिपेशन है। 50% रोल किसका है? टीचर का। 50% रोल किसका है? स्टूडेंट का। ये है इसका मतलब, दोनों का एक्टिव पार्टिसिपेशन है इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। ठीक है, पर निदान और उपचार कौन करेगा? टीचर। अब दूसरा असेसमेंट एज लर्निंग, इसमें टीचर क्या करता है? बच्चों का ग्रुप बना देता है। क्या बना देता है? ग्रुप, समूह बना देता है। और समूह किस आधार पर बना देता है? ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी, बेसिस ऑफ एबिलिटी, यानी कि योग्यता के आधार पर, योग्यता के आधार पर समूह बना देता है। ठीक है, टीचर अपने बच्चों का समूह बना देता है योग्यता के आधार पर। ठीक है, एक सेकंड रुको, इनको ना थोड़ा सा, इन दोनों को अलग से पढ़ते हैं। यहां पर हम पढ़ते हैं, ये थोड़ा एक साथ मैंने इसलिए लिख दिया, असेसमेंट फॉर लर्निंग, एक साइड में लेते हैं असेसमेंट एज लर्निंग। इन दोनों में ना बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, इसलिए इन दोनों को एक साथ कंपैरिजन करके पढ़ा रही हूँ, हालांकि चारों एक साथ पढ़े जाते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग का मतलब होता है अधिगम के लिए आकलन, ये होता है अधिगम के रूप में आकलन, अधिगम के रूप में आकलन। ठीक है, ये होता है। अब देखो इसमें क्या है, असेसमेंट फॉर लर्निंग में निदान और उपचार कौन करेगा? रेमीडियल, डायग्नोज एंड रेमीडियल टीचिंग, डायग्नोज एंड रेमीडियल टीचिंग इज डन बाय टीचर। इसमें कौन करेगा? टीचर करेगा निदान और उपचार। ये चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है। कैसी अप्रोच है? चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, बाल केंद्रित उपागम है, बाल केंद्रित उपागम, यानी कि 50% रोल टीचर का है, 50% रोल स्टूडेंट का, दोनों का एक्टिव पार्टिसिपेशन है। ठीक है, अब दूसरा देखो, असेसमेंट फॉर एज लर्निंग, इसमें क्या होता है? ये एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है, ये एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है, यानी कि कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है जिसमें बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है। ठीक है, ये मोस्ट चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है, मोस्ट चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। मोस्ट चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच का मतलब होता है जिसमें ज्यादा रोल तो होता है बच्चों का, कम रोल होता है टीचर का। ठीक है, यानी कि 25% रोल तो है टीचर का और 75% रोल है स्टूडेंट्स का। इसका मतलब ये होता है मोस्ट चाइल्ड सेंटर, यानी कि बच्चे जो लर्निंग करेंगे ना, एक से करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आकांक्षा, ये पेपर 2 में ही आएगा ही आएगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या होता है असेसमेंट एज लर्निंग में, निदान और उपचार कौन करता है? निदान व उपचार बच्चे करते हैं, बच्चे। इसमें निदान और उपचार कौन करता है? बच्चे करते हैं। ठीक है, बच्चे आपस में निदान करेंगे, उपचार करेंगे, इसलिए बच्चों का रोल ज्यादा है इसमें। इसमें पीयर असेसमेंट और सेल्फ असेसमेंट होता है। पीयर एंड सेल्फ असेसमेंट किसमें होता है? इसमें। कई बार पेपर में आया भाई, पीयर असेसमेंट और सेल्फ असेसमेंट होता है। ठीक है, टीचर क्या करता है? बच्चों का ग्रुप बना देता है। टीचर क्या करता है? बच्चों का ग्रुप बना देता है। ठीक है, टीचर बच्चों का ग्रुप बना देता है। एक सेकेंड, ये हमने पीछे पढ़ा था ना। टीचर क्या करेगा? बच्चों का ग्रुप बनाएगा, ग्रुप फॉर्मेशन। एक तो हेट्रोजीनियस, एक होमोजीनियस, विषमांगी समूह, एक होता है समांगी समूह। ठीक है, ग्रुप जो बनते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी, क्वेश्चन पेपर में कई बार आया है, ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी, योग्यता के आधार पर बच्चों के समूह बनाए जाते हैं। योग्यता, ग्रुप कैसे बना जाएंगे? योग्यता, बच्चे में क्या कैपेबिलिटी है। ठीक है, जिस बच्चे को प्लस, और देखो एक होता है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है अलग अलग योग्यता के बच्चों का ग्रुप बना दिया। जैसे एक ग्रुप बना दिया जिसमें एक बच्चे को प्लस नहीं आता, एक को माइनस, एक को मल्टीप्लाई, एक को डिवाइड, ऐसे ऐसे 4-5 ग्रुप बना दिए।
तो जिस बच्चे को प्लस आता है वो दूसरों को प्लस सिखा देगा, जिसको मल्टीप्लाई आता है वो दूसरों को मल्टीप्लाई सिखा देगा, और जिसको जो नहीं आया वो दूसरों से सीख भी लेगा। तो बच्चे आपस में एक दूसरे से ज्यादा सीखते और सिखाते हैं। दूसरा था होमोजीनियस, जिसमें सेम एबिलिटी के बच्चे होते हैं, सेम एबिलिटी के बच्चे होते हैं इसमें। जैसे ग्रुप बना दिया भाई जिसमें सबको प्लस नहीं आता, हेट्रोजीनियस ग्रुप। होमोजीनियस सेम एबिलिटी, ठीक है, 4 ग्रुप बना दिए, एक को जिसमें एक को माइनस नहीं आता, एक को प्लस नहीं आता, एक को मल्टीप्लाई नहीं आता, एक को डिवाइड नहीं आता, ऐसे ऐसे बच्चों के अलग अलग ग्रुप बना दिए। ठीक है, चलो अब देखो इनमें क्या डिफरेंस है। जो मैंने मेन बताया निदान और उपचार कौन करता है, इसमें बच्चे करते हैं, इसमें टीचर करते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन पूछती हूँ। एक कुक खाना बनाते समय अपने खाने को टेस्ट करता है, एक कुक खाना बनाते समय अपने खाने को टेस्ट करता है, बताओ वो, ताकि जो भाई नमक मिर्च कम है या ज्यादा उसमें सुधार कर सके, तो वो कौन सा असेसमेंट है? इन दोनों में से ये क्या, जल्दी बताओ, इन दोनों में से ये क्या है, जल्दी कमेंट करके बताओ। असेसमेंट 4 आएगा या असेसमेंट एज आएगा, बताओ। हाँ, इसमें सेल्फ असेसमेंट भी होता है, पीयर असेसमेंट भी होता है। बस आप लोगों को ये देखना है असेसमेंट कर कौन रहा है, तो आप आंसर पकड़ जाओगे, असेसमेंट पकड़ जाओगे। रूपी दोबारा देखो बेटा, दोबारा रूबी, मेघा, 4 आएगा, 4 नहीं आएगा, एज आएगा, एज सेल्फ असेसमेंट। देखो मैं खाना बना रही हूँ, मैं अपने खाने को खुद टेस्ट कर रही हूँ, भाई नमक मिर्च कम है या ज्यादा, अगर कुछ कम या ज्यादा रही तो उसमें कम होगी तो और डाल दूंगी। ठीक है, उसमें सुधार मैं खुद करूंगी ना, मैंने निदान भी खुद किया, उपचार भी खुद किया, तो आंसर क्या आएगा? असेसमेंट एज लर्निंग, सेल्फ असेसमेंट किया है, बच्चे आपस में एक दूसरे का निदान और उपचार कर रहे हैं, ये वाला असेसमेंट। इन दोनों में ज्यादा बेटर कौन सा है? असेसमेंट एज लर्निंग, जिसमें ज्यादा रोल बच्चे का होता है, ज्यादा चीजें बच्चे कर रहा है, वो बेस्ट होता है बस आज के टाइम में, इसीलिए इसको कंस्ट्रक्टिव बोला जाता है, क्योंकि ज्यादा बच्चे खुद कर रहे हैं। अगर ऐसे होता ना कि भाई मैंने कोई काम किया और मैंने दूसरे से चेक करवा लिया, दूसरे से चेक करवाया, जैसे मैंने कोई काम किया और टीचर से चेक करवाया, भाई बताओ कैसा किया है, तो जब दूसरा कर रहा है तो दैट इज असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, ओके, चलो अब आप तीसरा देखते हैं। ये दोनों क्लियर हो गए होंगे। देखो असेसमेंट एज लर्निंग में टीचर बच्चों का ग्रुप बनाता है, ये क्वेश्चन कई बार आया, ग्रुप किस आधार पर बनते हैं? योग्यता के आधार पर। ठीक है, योग्यता के आधार पर ग्रुप बनते हैं, एक तो सेम योग्यता, एक डिफरेंट। तो कौन सा ज्यादा बेटर होता है? हेट्रोजीनियस ग्रुप ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि इसमें बच्चे आपस में एक दूसरे को सिखाएंगे, जिसको प्लस नहीं आएगा वो दूसरों को सिखा देगा। अब देखो ये हम पढ़ रहे थे, ये दोनों हमने थोड़ा अलग से पढ़ लिया, असेसमेंट एज और 4। असेसमेंट इज लर्निंग, इसमें क्या होता है? 50% रोल टीचर का होता है, 50% रोल स्टूडेंट का, ये भी चाइल्ड सेंटर्ड है, ये है चाइल्ड सेंटर्ड। कैसे? ये वाली अप्रोच तब तब यूज होती है रिवीजन के टाइम पे, ये वाली अप्रोच रिवीजन के टाइम पे होती है। टीचर कहता है भाई तुम्हें जो पढ़ना है पढ़ो, जो ना समझ में आए मेरे से पूछ लो, जो पढ़ना है पढ़ो, रिवाइज करो, जो ना समझ में आए आके मेरे से पूछ लो। यानी कि निदान तो बच्चा करेगा, उपचार कौन करेगा? टीचर। इसमें निदान कौन करेगा? बच्चा, और उपचार कौन करेगा? टीचर। निदान बच्चा करेगा, देखेगा उसको क्या नहीं आता, और उपचार कौन करेगा? टीचर। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, इसमें निदान और उपचार होता ही नहीं है, नो डायग्नोज एंड रेमीडियल टीचिंग, इसमें निदान और उपचार होता ही नहीं है, सम्मेटिव है, इसे मापा जाता है, ये ऐसे है, हम ऐसे पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलो अब लास्ट का, ये चारों आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। एक और टॉपिक है इसी में, इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब होता है मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या होता है? असेसमेंट प्लस वैल्यू जजमेंट, आकलन प्लस मूल्य निर्धारण, आकलन प्लस मूल्य निर्धारण। देखो टीचर पहले बच्चे का नंबर लिया, पहले बच्चे का टेस्ट लिया, टेस्ट से बच्चे को नंबर दे दिया, मापन कर दिया, मापन करने के बाद बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी टीचर ने पूरे साल, असेसमेंट किया, असेसमेंट करने के बाद जब फाइनल पेपर हुए उसमें बच्चे की वैल्यू बता दी, भाई फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है, थर्ड है, ठीक है, फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, तो वैल्यू बता दी ना, मूल्य निर्धारण कर दिया पूरी क्लास में बच्चा कौन से नंबर पे आता है, तो उसकी वैल्यू पता चल गई। तो इन दोनों से मिलकर बनता है जब बिल्कुल लास्ट स्टेप हो जाता है इवैल्यूएशन, सबसे लास्ट क्या है? इवैल्यूएशन। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया था असेसमेंट होता है क्वालिटेटिव, और मूल्य बता दिया, किसी का मूल्य बता दिया, तो मूल्य तो हम अंकों में बताएंगे, तो ये क्वांटिटेटिव हो गया। ठीक है, गुणात्मक प्लस मात्रात्मक प्रक्रिया है, दोनों ही कैसी प्रक्रिया है? गुणात्मक प्लस मात्रात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, अब देखो आज के टाइम में इवैल्यूएशन की अप्रोच कौन सी है? सीसीई। सीसी का मतलब है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस, यानी कि सतत एवं व्यापक प्रक्रिया,
सतत एवं व्यापक प्रक्रिया। सतत का मतलब क्या होता है? सतत का मतलब होता है पूरे साल करना, टीचर डेली करे मूल्यांकन, ठीक है। इवैल्यूएशन शुड बी डेली थ्रू आउट द ईयर। इवैल्यूएशन मूल्यांकन पूरे साल और प्रतिदिन, डेली। टीचर हर दिन बच्चे का मूल्यांकन करता है। व्यापक का मतलब होता है हर पक्ष का, हर पक्ष का। पक्ष ये नहीं सिर्फ शैक्षिक शैक्षिक किताबी ज्ञानों का, शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों पर क्या करना है, दोनों पक्षों का, शैक्षिक व सह शैक्षिक। ठीक है भाई। आज हमने एक टॉपिक करा है इवैल्यूएशन। आई होप सभी को समझ में आया होगा और सभी इनके नोट्स भी बना लेना, पर्टिकुलर लास्ट क्लास के भी और इस वाली क्लास के भी अच्छे से रिटर्न में होना चाहिए, कल मैं पूछूंगी। ठीक है, एक बार रिवाइज करते हैं, क्विक रिवीजन। पहले हमने ये पढ़ा इवैल्यूएशन, पहले मेजरमेंट होता है, फिर असेसमेंट, फिर इवैल्यूएशन, फिर उसके बाद आता है, इनको हमने एग्जाम्पल से समझा 2-3। ठीक है, ये एग्जाम्पल थे। मेजरमेंट क्या होता है ये पढ़ा, फिर असेसमेंट क्या होता है ये पढ़ा, फिर टाइप्स ऑफ असेसमेंट 4 प्रकार का होता है ये पढ़ा, फिर हमने पढ़ा 2 एस्पेक्ट होते हैं और शैक्षिक एस्पेक्ट को कैसे कैसे मापा जाता है ये पढ़ा, फिर इन दोनों में फॉर्मेटिव और समेटिव से क्वेश्चन जरूर आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ को जरूर, इसको जरूर करना। और इन दोनों को फिर डीपली पढ़ा, फॉर्मेटिव फिर समेटिव, फिर 4 मोडाल्स ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट फॉर लर्निंग, एज लर्निंग, बहुत पेपर में आता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, ठीक है बेटा। चलो।